हेलो दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9वीं का जो विज्ञान है, विज्ञान का जो अध्याय 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोग पूरा नोट के साथ, अब आपको कोचिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपको पूरे नोट के साथ में पूरे अध्याय का एक ही वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, सारे प्रश्नों को कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग क्या करें, शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं देंगे हम। और टोटल आपको एक इजी और ट्रिक के साथ मैं क्या करूंगा, सारे प्रश्नों को, जो प्रश्न है मैं उसका उत्तर बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, पूरे नोट के साथ आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को आप लोग देखिए। तो अध्याय जैसे हम लोग जानते हैं, अध्याय हमारा 1 जो है, ये हमारा केमिस्ट्री होता है, हमारे आसपास के पदार्थ है। ठीक है, तो पहला जो आपका पॉइंट यहाँ पर बनता है कि हमारे आसपास के पदार्थ, जैसा कि हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज में जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज दिखाई देता है उसी के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, उसी के बारे में है आपका। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न हम लोग जानते हैं कि द्रव्य या पदार्थ होता क्या है। द्रव्य या पदार्थ होता क्या है, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको बेसिक के रूप में थोड़ा सा जानते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, वीडियो आपको पूरा शुरू से अंत तक देखना जरूर है, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा अध्याय। तो देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि संसार में असंख्य वस्तुएं हैं, एक वस्तु कोई है तो नहीं, इस संसार में हमारे असंख्य वस्तुएं हैं जिनका अनुभव हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग क्या करते हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5 होती हैं, सबको पता है। आंख, आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, कान। ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम क्या करते हैं, असंख्य वस्तुओं को देखते हैं, सुनते हैं, उसे महसूस करते हैं। ठीक है ना। आदिकाल से ही इसकी अवधारणा दी गई कि ब्रह्मांड में मतलब सभी वस्तुएं जो है, ठीक है ना, वो सभी वस्तुएं क्या होती हैं, द्रव्य हैं। इनमें से कुछ को हम लोग देख सकते हैं और कुछ को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड में जितने भी आपकी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कुछ वस्तुओं को हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे पेड़ पौधे जो आपके होते हैं, किसी प्रकार का धातु होता है, जल होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और कुछ वस्तुएं अदृश्य होती हैं, जिसे हमें क्या होता है, नहीं देख सकते हैं। तो जैसे आपका क्या होता है, जैसे हम लोग वायु की बात करें, वायु वायु एक अदृश्य वस्तु है जिसे हम लोग देखना असंभव है, उसे हम लोग महसूस करते हैं अपनी त्वचा के द्वारा। ठीक है ना। इन सभी वस्तुओं को हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग देखते हैं द्रव्य या पदार्थ की परिभाषा। तो देखिएगा, इसकी परिभाषा होता है, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है, ठीक है ना, जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है। मतलब ब्रह्मांड में कुछ वस्तु होगा, मान लीजिए कलम आपका है, तो इसका कुछ क्या होगा, वजन होगा, और इसके अपना कुछ स्थान घेरेगा। अपना ये क्या करेगा, स्थान। या तो सिंपल से ऐसी परिभाषा बता दीजिए, द्रव्य पदार्थ वह है जो जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, उसी को द्रव्य पदार्थ कहते हैं। ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है। तो परिभाषा इसका हो गया, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य पदार्थ कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं जल, वायु, लकड़ी, हीरा, कांच आदि आपके द्रव्य पदार्थ है। अथवा परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, अथवा परिभाषा आप लोग ऐसे देते हैं, वह पदार्थ जिनमें द्रव्यमान व आयतन होता है द्रव्य कहलाता है। या तो इसको दोनों में से किसी को भी आप लोग लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले आपका द्रव्यमान, इसको अंग्रेजी में हम लोग मास कहते हैं। ठीक है। इसका परिभाषा होता है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। मान लो ये कलम है, ये ब्रह्मांड में उपस्थित एक द्रव्य है ना। इसका वास्तविक, मान लो ये आपका 8 ग्राम है या 10 ग्राम है, तो इसकी जो 10 ग्राम वास्तविक मात्रा होगी ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। आया समझ में बाबू। ठीक है। कह रहे किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता। अब इसका कलम जो है, ठीक है ना, जब तक इसको तोड़े फोड़े ना हम लोग, तब तक ये क्या होगा, निश्चित होगा। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कि इसकी ऐसे रख दे तो इसका क्या होगा, बजट होगा, बढ़ेगा, बैंक बैलेंस होगा, एक कलम आज है कल 2 कलम होगा।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ये जो कलम है इसका द्रव्यमान आपका क्या होगा, हमेशा निश्चित होता है। ठीक बाबू ना। कह रहा स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तन नहीं होता। अब मान लो यहाँ कलम है, यहाँ पर रखें, इसको यहाँ पर कर दे, तो क्या इसके स्थान में परिवर्तन होगा या मतलब इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा? जी नहीं। आज आप यहाँ पर हमारे पास पढ़ रहे हैं इस कलम को, या इस कलम को अपने घर आप ले जाइए, तभी भी इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कह रहा अर्थात स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान का जो सूत्र होता है यहाँ पर देख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर जो होता है घनत्व गुणे आयतन होता है। क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन होता है। अंग्रेजी में बात करें तो द्रव्यमान को m से, घनत्व को ये रो होता है, इसको क्या कहते हैं? रो। नहीं पता तो लिख लीजिए, इसको रो कहते हैं। और आयतन को हम लोग v से दर्शाते हैं। ठीक है बाबू। द्रव्यमान जो होती है किस प्रकार की राशि होती है? राशि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां से पता चलेगा अदिश राशि सदिश राशि होती क्या है। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है ना, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान जो होती है अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो है परिभाषा है भार। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वेट। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? कर पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा क्या करती है? आकर्षित करती है, उसे हम लोग भार कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर जो होगा ना, स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित हो जाता है। अब मान लीजिए भार, भार का मतलब वजन, भार का मतलब वजन। जैसे मान लीजिए आपका पृथ्वी पर भार क्या है? पृथ्वी पर भार आपका क्या है? ध्यान से देखिएगा, 60 किलो है। चंद्रमा पे आपका भार जो होगा 6 किलो हो जाएगा। 12×25 = 60, 5 किलो, ऐसे 1/6 गुना होता है चंद्रमा पे। तो मतलब भार जो होता है, मतलब अलग अलग क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, सिंपल सा हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, भार को हम लोग डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे पूछेगा, इसको नहीं आप लोग देखेंगे। कह रहा है द्रव्यमान व भार में संबंध क्या होता है? तो यदि द्रव्य का द्रव्यमान यम, मतलब द्रव्यमान यम हो, एवं भार क्या हो आपका? डब्लू हो, तो डब्लू बराबर क्या होता है? mg। मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपका बनता है। बहुविकल्पी ऐसे पूछेगा, निम्न में द्रव्यमान व भार में संबंध कौन सा है? तो डब्लू बराबर क्या होता है? mg होता है संबंध। डब्लू बराबर mg संबंध होता है। वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है, जब पेपर होगा तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। जहां आपका जी जो होता है गुरुत्व त्वरण होता है। ठीक है ना। स्थान परिवर्तन के साथ जी एवं डब्लू का परिवर्तित होता है, मतलब स्थान के साथ इन दोनों का मान भी क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, हम लोग सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। टोटल हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, जानेंगे पूरे नोट के साथ। एक बेहतरीन नोट मैं क्या करूंगा, बनवाऊंगा आप सभी के लिए। ओके, अगर बात करते हैं हम लोग इसके उदाहरण की, इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो देखिए अंतरिक्ष में जो जी का मान होता है शून्य होने के कारण वस्तु का भार भी क्या होता है? शून्य प्रतीत होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमने बोला ना कि चंद्रमा पे जो जी का मान होता है ना, चंद्रमा पे जी का जो मान होता है पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न है, मैं बताता जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो चंद्रमा पे जो जी का मान होता है बाबू ना, पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। ओके, नोट कर लीजिएगा बाबू आप लोग जरूर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट था आयतन, इसको अंग्रेजी में हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। ओके, इसका परिभाषा जो हमारा होता है, कह रहा है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। मान लो ये कोई वस्तु है, अब ये जितना अपना स्थान घेर रही है ना, जितना यहाँ से यहाँ तक जितना आपका स्थान घेर रही है, उसी को तो हम लोग आयतन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग भी द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आयतन का जो सूत्र हमारा होता, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को एल, चौड़ाई को बी, और ऊंचाई को हम लोग एल एच कहते हैं। तो बी बराबर एल गुणे बी गुणे एच भी ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका मात्रक की बात करते हैं तो देखिए लंबाई को मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को मीटर में नापते हैं, ऊंचाई को मीटर में नापते हैं,
तो मीटर गुणे मीटर, तो गुणा कराएंगे तो मीटर पे क्यूब हो जाएगा। और ये जो राशि होती है आयतन ना, ये अदिश राशि होती है। क्या होती है? राशि। राशि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट में क्या करूँगा बता दूंगा। ये वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, या तो इसको रोक कर आप लोग लिखते रहिएगा। कापी कलम लेकर भी बैठिए आप लोग, इसको लिखते भी जाइएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है प्रश्न ऊर्जा है। ऊर्जा किसे कहते हैं? एनर्जी। ठीक है, ये प्रश्न जितना हेडिंग है सारे प्रश्न आपके हैं। ओके ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसका प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के ऊपर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं ना, उसी के कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसे हम लोग ई से प्रदर्शित किया करते हैं। किसे? ई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऐसा जो एक फार्मूला बन जाता है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। ठीक है ना। अब आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था जिसको हम लोग ऊर्जा का फार्मूला कहते हैं। उसी के बारे में थोड़ा सा हमें क्या करना है? जानना है। तो वही कह रहा है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान नियम तथा ऊर्जा ई हो तो आइंस्टीन के अनुसार तो ऊर्जा का जो सूत्र होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। जहां आपका जो ई होता है वो ना, जहां ई जो होता है आपका ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। एम जो होता है आपका, एम एम बोले तो मास होता है। इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और जो सी होता है आपका ना, सी जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश की चाल। क्या कहते हैं हम लोग? इसको प्रकाश की चाल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रकाश की चाल कहते हैं। ओके, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल का मान होता है कितना होता है? सी का जो मान होता है ये फिक्स होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा ये बताइए स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा आपका? तो मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये सी का आपका मान हो गया। ओके ना, इसको आपको याद कर लेना। उसके बाद हम लोग जानेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो देखिएगा, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो 3 होती हैं। एक ठोस होता है, ठोस को अंग्रेजी में हम लोग सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड। द्रव होता है, द्रव को हम लोग लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड। और गैस को हम लोग गैस ही कहते हैं भैया। ओके, ठीक है। तो ठोस द्रव आपके गैस हैं। अच्छे से समझिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था होता क्या है? ओके, तो इसकी परिभाषा हमारी हो जाएगी द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई आपका ठोस, जैसे हम बात करते हैं लकड़ी। जो लकड़ी होती है एक ठोस होती है। ईंट जो होती है एक ठोस होती है। अगर हम बात करें पत्थर की, तो पत्थर एक क्या होती है? ठोस होता है। ये सभी चीजें आपका क्या होगा, मतलब जिसका आयतन और आकार में परिवर्तन न किया जा सके उसे परिवर्तन। अब लकड़ी है, क्या परिवर्तन होगा बाबू? अब जितना है उसमें क्या होगा? जैसे लकड़ी है ना, जो आपका ध्यान से देखिएगा, ठोस का मतलब जो आपके होते हैं, इसका चित्र हम लोग जानते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं एकदम क्या होते हैं? ऐसे पास पास होते हैं। ठोस जो होता है ना एकदम वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं ऐसे। उसी को तो हम लोग ठोस कहते हैं। जिसका अंतरा अणु बल क्या होता है? एकदम पास पास होता है, वो ठोस अवस्था होता है। ठीक है, आप लोग जान गए। लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि ये सभी क्या होते हैं? आपके ठोस होते हैं। द्रव अवस्था की परिभाषा क्या होती है? आप लोग अच्छे से नोट बना लीजिए। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। जिसका जिसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, और आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं, या द्रव अवस्था कहलाती है। ठीक है ना। जैसे बात करते हैं हम लोग, जैसे बात करते हैं हम लोग पानी या जल कह सकते हैं इसी को। दूध हो गया आदि। ठीक है, पानी, मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी ले लिया एक छोटा सा गिलास में। ठीक है, 1 लीटर हमने क्या लिया? पानी ले लिया। 1 लीटर हमने क्या लिया? पानी लिया। ठीक है, अब इस 1 लीटर पानी को हम क्या करें? किसी बड़े बर्तन में क्या करें? डाल देते हैं। तो ये इसके आकार का हो गया ना, इसके आकार का हो गया। तो इसके आकार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया।
ध्यान से देखिए, अभी ऐसा अब जमीन पे मान लीजिए 1 लीटर पानी आपको गिरा दिया, इसका फैलाव जो होगा जमीन के आकार का हो जाएगा। मतलब आयतन, आयतन का मतलब ये 1 लीटर पानी है, लेकिन वो आकार मतलब जहां पर उसे गिराया जा रहा है वो आकार में परिवर्तन हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इसके आकार में जब परिवर्तन हो जा रहा है तो उसका आकार क्या हो गया आपका, अनिश्चित हो गया। अनिश्चित होने के कारण ध्यान से देखिएगा ये द्रव अवस्था कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमारा हो गया पानी, दूध आदि, ये सभी चीजें हमारी क्या होती हैं, द्रव द्रव अवस्था होती है। ओके, नेक्स्ट तीसरा हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं तीसरा प्रश्न क्या होगा, मतलब अगला आपका पॉइंट गैस। हम लोग जानते हैं गैस के बारे में। ओके, गैस क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। इसकी परिभाषा होती है द्रव्य की वह अवस्था, गैस अवस्था है तीसरा आपका, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन व आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, गैस अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, तो उसका आयतन निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है, दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसी भी गैस का, जैसे कि मान लीजिए लिख लिया हाइड्रोजन, क्या लिख लिया, हाइड्रोजन, क्या लिख लिया भैया, हाइड्रोजन लिख लिया। दूसरा हम लिख ले रहे हैं हम लोग हीलियम, क्या लिख लेते हैं हम लोग, हीलियम। दूसरा हम लोग हीलियम लिख लेते हैं। ये सभी गैस है, हीलियम। बात करते हैं आर्गन, ठीक है, आदि, ये सभी गैस जो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, गैसें होती हैं। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग ऐसे भी क्या याद करें, हलीना, आपका है हेमा, नेहा और करीना, एक्सलेंट, रनवे। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। हीलियम गैस है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जीनान है, रेनान है। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, ये सभी आपकी गैसें हैं। ठीक है, इसका ट्रिक आपका होता है हेमा, नेहा और करीना, एक्सलेंट, रनवे। जो बोले हैं लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, पदार्थ की प्रकृति में विभिन्नता। तो किस प्रकार की पदार्थ कैसी होती है उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग गुण की बात करते हैं, मतलब जिसका आकार क्या हो, आकार, आकार मतलब ठोस में इसकी आकार कैसा होगा, द्रव में कैसा होगा, गैस में कैसा होगा। तो ध्यान से देखिए, जो ठोस का आकार जो होता है वो निश्चित होता है, द्रव का जो आकार होता है अनिश्चित होता है, गैस का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। बात करते हैं आयतन की, तो ठोस में आयतन जो होता है निश्चित होता है, द्रव में भी आयतन निश्चित होता है, गैस में तो आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं घनत्व की, तो ठोस में जो घनत्व होता है उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। द्रव में क्या होता है, द्रव तथा द्रव के मध्य, मतलब ठोस तथा द्रव के मध्य, ठोस तथा द्रव के मध्य होता है। ठीक है, और निश्चित, इसमें देखिएगा, इसमें जो द्रव, इसमें जो आपका क्या होता है, घनत्व जो होता है बहुत कम होता है। गैस में जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये आपका द्रव तथा गैस है, इसको हम लिखेंगे द्रव तथा गैस, द्रव तथा गैस के मध्य होता है। ओके, उसके बाद कहते हैं उष्मा का प्रभाव। तो उष्मा का जो प्रभाव होता है ठोस में, अल्प मात्रा में फैलाव इसका होता है, अल्प मात्रा में क्या होता है, इसका फैलाव होता है। द्रव में जो होता है उष्मा अपेक्षाकृत अधिक फैलाव होता है। ठीक है, ये ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत। तो गैस में जो उष्मा होता है, गैस देखिए फटता है तो पूरा आपका क्या होता है, एक विस्फोटक रूप ले लेता है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा गैस जो होगा मान लीजिए जमीन पे ही थोड़ा सा होगा, और इसमें बहुत कम क्या होती है, उष्मा लगती है, आग। ठीक है ना, क्वथनांक व गलनांक की बात करते हैं। ठीक है ना, तो ठोस में जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, द्रव में जो आपका क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है। ठीक है ना, और जो गैस में होता है, ध्यान से देखिएगा, गैस में, गैस में जो क्रांतिक ताप सदैव क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये आपको, अच्छा एक पॉइंट आपको यहाँ पर जानना है कि जल एक ऐसा द्रव है, नोट में इसको लिख लेंगे, पूछेगा ऐसा कौन सा आपका द्रव्य है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो जल एक ऐसा द्रव है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद, मतलब आपके अवस्था परिवर्तन में कौन कौन से आपके प्रयुक्त पद होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी परिभाषाओं को हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, पहला आपका प्रश्न है गलन एवं गलनांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। जब पेपर होता है बाबू ना, तो पेपर में ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
ओके, तो इसका परिभाषा क्या होता है तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहे किसी ठोस को ऊष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब ऊष्मा में वृद्धि करने पर भी तापमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तब ठोस जो होता है द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया के हुए हम क्या कहते हैं, गलन कहलाती है। मान लीजिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने एक पत्थर ले लिया, एक क्या ले लिया, पत्थर ले लिया। ठीक है बाबू, एक पत्थर को एक हाई टेम्परेचर पे जब हम लोग क्या करते हैं, निरंतर इसको क्या करते हैं, पत्थर को क्या करते हैं, निरंतर एक ताप पे क्या करते हैं बाबू, इसको गलाते हैं। ठीक है ना, तो एक समय ऐसा जब आएगा, ये पत्थर क्या होगा, वो ठोस से द्रव, ये तो ठोस का मतलब ठोस होगा, और ठोस जो होगा मतलब धीरे धीरे पत्थर क्या होगा, पिघलने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा। तो वही कह रहा है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन जब होने लगता है, तो ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वह न्यूनतम ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, एक वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस ठोस का गलनांक क्या होता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है ना, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। ठीक है ना, प्रत्येक क्रिस्टल के लिए इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। ये आपका गलन एवं गलनांक की परिभाषा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है क्या, ओके। तो बाबू आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियो को। आपको पूरे मैं नोट के साथ क्या करूंगा, हर एक चीज को प्रोवाइड कराऊंगा। ये पार्ट 1 आपका है, ठीक है ना, पार्ट 1 आपका है। मैं पार्ट 2 लेकर भी आऊंगा नेक्स्ट चीज में, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको सवाल भी सीखना है, तो मैं वो सवाल क्या करूंगा, अलग वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो यह पार्ट 1 है। जितने भी परिभाषा है, इस परिभाषा में हम लोग मतलब इस वीडियो में हम लोग परिभाषा बस जानेंगे। ओके, तो उसके बाद दूसरा जो हमारा परिभाषा बनता है, हिमीकरण एवं हिमांक। तो हिमीकरण क्या होता है और हिमांक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो कह रहा है, जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है, जब किसी द्रव का हम लोग ताप क्या करते हैं, घटाते हैं मतलब कम करते हैं, तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, घटने लगती है, तथा एक निश्चित ताप पर या उससे नीचे इन कणों के मध्य क्या होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होने लगते हैं। अंततः जो द्रव होता है ना, ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। तो भाई अगर नहीं इतना याद हो रहा तो सिंपल से मैं परिभाषा बता रहा हूँ, ठीक है ना। हिमीकरण होता क्या है, द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को द्रव के ठोस अवस्था में द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग हिमीकरण कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा याद कर लो ना। द्रव के ठोस द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं पानी, पानी के अगर हम लोग क्या करते हैं, पानी एक द्रव आपका है, पानी क्या है, द्रव है। पानी को जब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज में रखते हैं, फ्रिज में क्या करते हैं, जब उसको हम लोग रखते हैं, रेगुलेटर जिसको हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है ना। जब फ्रिज में पानी को रखते हैं तो धीरे धीरे जब वो क्या होता है, फ्रिज में जब ठंडा कब महसूस होती है, तो वो क्या होता है, बर्फ के रूप में तब्दील हो जाता है। अब बर्फ भाई है क्या, ठोस हो गया ना। जब वो बर्फ जम गया तो बर्फ क्या कहला गया, ठोस हो गया। तो द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। हाँ समझ बाबू, याद हो गया सबको। नहीं ये याद हो रहा है तो हमने बोला, एक बार और सुन लीजिए, द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग हिमीकरण कहते हैं। पीछे आप लोग वीडियो करके देख लीजिएगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है, वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहलाते हैं। ओके, सिंपल सा हो गया आपका। ठीक है बाबू, अब हम लोग जानते हैं क्वथन एवं क्वथनांक क्या होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। क्वथन एवं क्वथनांक क्या होता है, उसको हम लोग जानते हैं। कह रहे द्रव को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ने लगता है। निरंतर गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जहां द्रव का ताप स्थिर हो जाता है। इस स्थिर ताप पर द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। क्वथन, अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग जब द्रव है
क्वथन का मतलब उड़ा दो, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हो गया ना। बुलबुले उठने लगते हैं तो इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। उसके बाद है वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहलाती है। सिंपल से डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन को आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ओके। उसके बाद आपका है वाष्पन। इसी में क्वथन एवं क्वथनांक और वाष्पन था। तो वाष्पन का परिभाषा यहाँ से हम लोग लिखेंगे। वाष्पन का परिभाषा हम लोग यहाँ से लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप तथा वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, वाष्पन कहलाती है। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहलाती है। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन। वाष्पन का मतलब उड़ जाना। जैसे हम बात करते हैं, जैसे जल, जल है, पानी ले लिए, जब इसको हम नीचे से क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, मतलब हीट करेंगे, तो देखिएगा ये वाष्प बन के क्या होगा, बुलबुले जब इसमें उठने लगेंगे तो धीरे धीरे ये वाष्प बन के क्या होगा, ये उड़ जाएगा। तो इसी की बात कर रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप पर तथा दाब पर द्रव अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, तो वही क्या कहलाती है, आपकी वाष्पन कहलाती है। ठीक है। अब थोड़ा सा और बच गया आपका, बस 2 प्रश्न, आपका क्या हो जाएगा, आधे घंटे का लगभग वीडियो है, आप लोग देख लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ऊर्ध्वापातन की हम लोग परिभाषा जानते हैं। कह रहे कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब बिना पिघले वो क्या होते, सीधे उड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, कह रहा कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में, मतलब बिना पानी हुए, मतलब बिना फैलाव के सीधे सीधे जो उड़ जाते हैं, उसी को हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं कपूर, कपूर को जब आप लोग जलाएंगे तो वो सीधे क्या होगा, उड़ जाएगा। अमोनिया क्लोराइड को जब जलाएंगे, ये अमोनिया क्लोराइड भी सीधे सीधे आपका उड़ जाती है। अब ठोस आयोडीन जो होगा, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, उड़ जाता है। नेप्थैलिन जो होता है ये भी सीधे उड़ जाता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल में हमने लिखा ना, ये सारे बहुविकल्पी भी आपके प्रश्न है। ओके, तो इसके बराबर परिभाषा देख लेते हैं। कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वापातन कहलाते हैं तथा ये प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाती है। ये ऊर्ध्वापातज है, जो है, ठीक है ना, ऊर्ध्वापातज जो कहलाते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, वाष्पीकरण है। क्या बाबू, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की परिभाषा क्या है, ध्यान से देखिएगा। करा क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है बाबू ना, वो निम्न है, निम्नलिखित है। तो वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक जो होता है परिभावित करते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो है परिभावित करने वाला कारक, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, द्रव में लिखेंगे, द्रव में द्रव में कार्यरत, द्रव में द्रव में कार्यरत अंतरा अंतराकणीय बलों की प्रबलता, बलों की जो प्रबलता होती है बढ़ने पर वाष्पीकरण, बढ़ने पर जो क्या है वो आपका वाष्पीकरण जो है, ठीक है, की दर कम हो जाती है। वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम लोग क्या करते हैं, द्रव का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, द्रव का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल
बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की जो दर होती है, दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। दिखाई दे रहा है सभी लोग को? अच्छे से कमेंट में बताते रहेंगे आप लोग। जो भी डाउट होगा उस डाउट को मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाकर उसको सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है ना, जिन लोग का जो भी डाउट होगा। ओके। तीसरा जो यहाँ पर होता है, कह रहा है तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की जो दर होती है, वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। सब बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे से आप लोग सभी लोग नोट कर लेंगे। ओके। उसके बाद चौथा और आखिरी पॉइंट आपका है, और इसी जगह तक आपका परिभाषा है, बाकी एक और परिभाषा है, हम लोग वो अलग से जान लेंगे। ओके। उसके बाद है आपका वायुमंडल में जो आपकी आर्द्रता में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की जो होता है आपका, वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपके वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। ऐसे पेपर में पूछ देता है वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर। कौन सा प्रश्न आपका बनेगा, ऐसे हम जानते हैं। अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर। वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर, ठीक है। तो इसका अंतर हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ओके। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, हम लोग अंतर भी क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिएगा, इसका जो अंतर है लिखेंगे, वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर निम्न है। एक तरफ आप लोग वाष्पीकरण लिखेंगे और एक तरफ आप लोग क्वथन लिखेंगे। तो वाष्पीकरण में पहला पॉइंट लिखेंगे, यह केवल द्रव की सतह पर होता है। ये बताएंगे क्वथन जो होता है ये संपूर्ण द्रव में होता है। ओके। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, वाष्पन की जो क्रिया होती है प्रत्येक ताप पर क्या होती है, होती रहती है। वाष्पन की जो क्रिया होती है मतलब प्रत्येक ताप पर आपका होता रहता है, ठीक है। और क्वथन की जो क्रिया होती है एक निश्चित ताप पर ही क्या होती है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हमारा है, बताएंगे अवाष्पशील अशुद्धि की उपस्थिति में वाष्पन कम होता जाता है, ठीक है। इसे बताएंगे अवाष्पशील अशुद्धि की उपस्थिति में द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट हमारा है, बताएंगे वाष्पन एक मंद प्रक्रिया है, इसमें बताएंगे क्वथन एक क्या होती है, तीव्र प्रक्रिया होती है। तो ये हमारे क्या हो गए, वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर हो गए, ठीक है भाव। तो पुनः हम लोग मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तो पार्ट 1 को आप लोग के लिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोग चैनल पे वो पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको पूरे अध्याय का मैं क्या करूँगा, वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और एक शानदार नोट के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में।